हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 का हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, चैप्टर 4। ओके, और चैप्टर 4 का नाम है मुगल साम्राज्य। तो वीडियो के साथ बने रहिए और कहीं पर दिक्कत होता है तो मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली स्थान को भरना है। क नंबर देखिए, मुगल वंश का संस्थापक खाली स्थान था, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर। ओके, मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। फिर देखिए ख नंबर, आगरा में ताजमहल और दिल्ली का लाल किला खाली स्थान ने बनवाया, तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां। आगरा में ताजमहल और दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया। फिर देखिए ग नंबर, सासाराम का मकबरा खाली स्थान ने बनवाया, तो इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। देखिए मैंने साइड में लिखा है, आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, खाली स्थान पर लिखना है कि सासाराम का मकबरा शेरशाह सूरी ने बनवाया। फिर देखिए नेक्स्ट घ नंबर, दीन ए इलाही का प्रवर्तक खाली स्थान था, तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। ओके, दीन ए इलाही का प्रवर्तक अकबर था। फिर देखिए नेक्स्ट अंगा नंबर, राजकुमार सलीम बाद में खाली स्थान कहलाया, तो देखिए राजकुमार सलीम बाद में जहांगीर कहलाया। ओके, जहांगीर। फिर देखिए नेक्स्ट च नंबर का क्वेश्चन देखिए, मुगल शासक खालिस्तान की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं। ओके, मुगल शासक हुमायूं की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई थी, इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकेंड नंबर की ओर। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, सही मिलान कीजिए। ओके, सही मिलान करना है, शासक को जिसके साथ उसका संबंध था उसके साथ मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है यहाँ पर क नंबर, शाहजहां। तो शाहजहां का संबंध किससे था? देखिए ताजमहल के साथ। क्लियर है, ताजमहल के साथ उसका संबंध था। अब देखते हैं नेक्स्ट ख नंबर का क्वेश्चन है, न्यायाधीश। तो न्यायाधीश का संबंध किससे था? न्यायाधीश का संबंध काजी से था। अब देखिए नेक्स्ट अकबर का संबंध दीन ए इलाही से था। फिर देखिए नेक्स्ट हुमायूं। ओके, हुमायूं का संबंध दिल्ली से था। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट शेरशाह। ओके, शेरशाह। तो शेरशाह का संबंध किससे था? शेरशाह का संबंध सासाराम से था। फिर देखिए नेक्स्ट च नंबर, बाबर का संबंध किससे था? तो बाबर का संबंध मुबैयान से था। ओके, मुबैयान। तो इसे आप नोट कर लीजिए। जो एक बार मैं इसको चलिए रिवाइज कर देता हूँ। शाहजहां का संबंध था ताजमहल के साथ। ओके, शाहजहां ताजमहल के साथ, न्यायाधीश काजी के साथ, अकबर दीन ए इलाही के साथ, हुमायूं का दिल्ली के साथ, और उसके बाद शेरशाह का सासाराम के साथ, फिर बाबर का मुबैयान के साथ संबंध था। इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। क्वेश्चन आंसर में सबसे पहला नंबर देखिए, मुगल शब्द का क्या अर्थ है? ओके, मुगल शब्द का क्या अर्थ है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, मुगल शब्द लैटिन भाषा के शब्द मोंग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है बहादुर। ओके, मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकेंड नंबर की ओर। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, बाबर का संबंध किन वंशों से था? तो बताना है कि बाबर का संबंध किन वंशों से था। देखिए इसका आंसर है, बाबर पिता की ओर से इराक व तुर्की के शासक तैमूर का 5वां और माता की ओर से चीन व मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खां का 14वां वंशज था। उसके व्यक्तित्व में मंगोल तुर्की परंपराओं एवं आदर्शों की झलक मिलती है। बाबर का संबंध मुगल वंशों से था, तो इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड नंबर की ओर। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए, शेरशाह को शेर खां की उपाधि क्यों मिली थी? तो बताना है कि शेरशाह को शेर खां की उपाधि क्यों मिली थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। उसके पिता हसन खान सासाराम यानी कि बिहार के जागीरदार था। यहाँ पर आकार छूट गया। ओके, थम्यकार था। दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी ने उसे एक शेर के आक्रमण से रक्षा करने के उपलक्ष्य में शेर खां की उपाधि दी थी। क्लियर है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक समय में अकबर ने किसकी देखरेख में शासन किया? तो बताना है कि अकबर ने प्रारंभिक अवस्था में किसकी देखरेख में शासन किया था। अकबर काफ़ी छोटे थे
उसी वक्त उन्हें राजा बना दिया गया था। तो इसका आंसर देखिए, 13 वर्ष की अल्पायु में ही हुमायूं के पुत्र अकबर को राजगद्दी संभालनी पड़ी। देखिए 13 वर्ष, काफ़ी छोटे थे। ओके, अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के समय वह पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर था। उसके संरक्षक बैरम खां ने उसे वहीं ईंटों का साधारण सा मंच बनाकर हुमायूं का उत्तराधिकारी घोषित किया। राज्यारोपण के बाद 4 वर्षों तक उसने बैरम खां की देखरेख में राजकाज किया। तो इस तरीके से आंसर कंप्लीट हो गया, इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन है, जहांगीर के शासन पर किसका प्रभाव बढ़ गया था। तो इसका आंसर देखिए, जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहां यानी कि महरून निसा था। जहांगीर के दरबार एवं शासन व्यवस्था पर नूरजहां का काफ़ी प्रभाव था। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 6 नंबर की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मुगल प्रशासन में मीर बख्शी का क्या कार्य था। ओके, तो देखिए मुगल प्रशासन में मीर बख्शी का क्या कार्य था। तो इसका आंसर देखिए, मीर बख्शी सर्वोच्च वेतन अधिकारी था। मीर बख्शी का प्रमुख कार्य सैनिकों की भर्ती, उसका हुलिया रखना, रसद प्रबंध, सेना में अनुशासन रखना तथा सैनिकों के लिए हथियारों तथा हाथी घोड़े का प्रबंध करना था। ओके, तो ये मीर बख्शी का कार्य था। इसे आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, आइए चर्चा करें की ओर। अब देखिए, आइए चर्चा करें का सबसे पहला नंबर, शेरशाह ने जन कल्याण के लिए कौन कौन से कार्य किए। तो बताना है कि शेरशाह ने जन कल्याण के लिए कौन कौन सा कार्य किए थे। तो देखिए उत्तर, शेरशाह ने जन कल्याण के लिए निम्नलिखित कार्य किए। शेरशाह के प्रशासन की एक महान उपलब्धि सड़कों तथा सरायों का निर्माण करना था। उसने राजधानी तथा मुख्य नगरों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण कराया। इससे साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण के साथ व्यापार तथा आवागमन की भी उन्नति हुई। कलकत्ता से पेशावर तक बनवाया गया ग्रैंड ट्रंक रोड उसके दिमाग की बड़ी उपज थी। झारखंड से भी यह सड़क गुजरती है, जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के नाम से जाना जाता है। ओके, तो इस तरीके से इसका आंसर इतना लिखिएगा तो भी चलेगा। ओके, जिनको छोटा लिखना है, कम लिखना है, आप यहाँ तक लिखिए, और जिनको लग रहा है कि आंसर थोड़ा छोटा है तो आप ज़्यादा इधर भी लिख सकते हैं। तो चलिए मैं इसे पढ़ के सुनाता हूँ, लेकिन आपको कम लिखना है तो बस आप यहाँ तक लिखिएगा, आंसर सही हो जाएगा। ओके, देखिए नीचे, शेरशाह ने मार्गों में प्रत्येक 2 कोस पर एक सराय का निर्माण कराया, जहां ठहरने एवं भोजन की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती थी। प्रत्येक सराय में चौकीदार, डाक सेवक और 2 घोड़े सदैव तैयार रहते थे। इन सरायों का डाक चौकी के रूप में भी प्रयोग होता था। शेरशाह की इन सड़कों तथा सरायों को साम्राज्य की धमनियाँ कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि उसने करीब 1700 सरायों का निर्माण कराया था। सड़कों तथा सरायों के अतिरिक्त उसने अनेक भवनों और कई अस्पतालों का भी निर्माण कराया। तो ये हो गया इसका पूरा लंबा चौड़ा आंसर। ओके, आप चाहे तो बस यहाँ तक लिखिएगा, आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर को महान शासक क्यों कहा जाता है। तो बताना है कि अकबर को महान शासक क्यों कहा जाता है। तो आंसर देखिए, अकबर विश्व के महान सम्राटों में से एक था। उसके राज्यारोपण से भारतीय इतिहास के एक नए युग का उदय हुआ। यह युग शांति और समृद्धि का था। अकबर ने राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक तथा कला के क्षेत्र में सामंजस्य और समन्वय की नीति द्वारा एक सामाजिक संस्कृति का विकास किया। इसमें सभी वर्गों का योगदान था। इससे सभी में राष्ट्रीय भावना उत्पन्न हुई और सभी क्षेत्रों में एकता स्थापित हुई। अतः वास्तविक अर्थों में वह एक राष्ट्रीय सम्राट था। अकबर ने साम्राज्य में शांति तथा समरसता स्थापित करने के लिए धार्मिक उदारवाद की नीति का अनुसरण किया। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर तथा जजिया कर को समाप्त करके हिंदुओं को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। यह धार्मिक स्वतंत्रता अकबर की
महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच सामाजिक एकता कायम करने के लिए उसने कई उपाय किए। तो इस तरीके से इसका आंसर कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा लंबा ही है, लंबा लिखना पड़ेगा क्योंकि आइए चर्चा करेगा है, चर्चा करना मतलब थोड़ा सा लंबा ही होता है। ओके, तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या शाहजहां का शासनकाल मध्यकालीन भारत का स्वर्ण युग था? तो बताना है कि क्या शाहजहां का शासनकाल स्वर्ण युग था। तो इसका आंसर देखिए, शाहजहां के राज्यारोपण से मुगलों की दक्षिण नीति का नवीन युग आरंभ हुआ। अहमदनगर का बड़ा हिस्सा मुगल साम्राज्य से मिला लिया गया। बीजापुर और गोलकुंडा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। वास्तुकला के दृष्टिकोण से शाहजहां का शासनकाल मध्यकालीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है। आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला एवं जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था। तो यही कारण है कि शाहजहां का शासनकाल मध्यकालीन भारत का स्वर्ण युग था। ओके, इसे आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा, छोटा सा है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों की सैन्य व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो बताना है कि मुगलों की सैन्य व्यवस्था किस पर आधारित थी। तो इसका आंसर देखिए, मुगल साम्राज्य में सुचारू रूप से प्रशासन चलाने के लिए अधिकारियों की व्यवस्था की गई थी। इनमें से कुछ प्रमुख हैं। तो देखिए, सुचारू रूप से प्रशासन चले इसके लिए मुगलों द्वारा कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया गया था। जैसे देखिए, वजीर, यह साम्राज्य का प्रधानमंत्री होता था। उसे सैनिक तथा असैनिक दोनों मामलों में असीमित अधिकार प्राप्त थे। अकबर के काल में वजीर को वकील और वित्त मंत्री को वजीर कहा जाता था। तो इसे आप याद कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, इसे याद कर लीजिएगा। और इसी के आगे कुछ है उसको हम लोग देख लेते हैं। इसी में अगला जो अधिकारी है देखिए, मीर बख्शी। ओके, मीर बख्शी का क्या काम था? देखिए नीचे है यहाँ पर, मीर बख्शी सर्वोच्च वेतन अधिकारी था। मीर बख्शी का प्रमुख कार्य सैनिकों की भर्ती, उसका हुलिया रखना, रसद प्रबंध, सेना में अनुशासन रखना तथा सैनिकों के लिए हथियार तथा हाथी घोड़े का प्रबंध करना था। तो मीर बख्शी का हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट, सद्र उस सुदूर। सद्र उस सुदूर का क्या काम था? देखिए, यह धार्मिक मामलों में बादशाह का सलाहकार होता था। वह धार्मिक मामलों, धार्मिक धन संपत्ति एवं दान विभाग का प्रधान होता था। तो ये सब कुछ अधिकारी थे जो कि नियुक्त किए गए थे, जिसके कारण प्रशासन को चलाने में मदद मिलती थी। इसे नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये जो क्वेश्चन है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में किन वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता था? तो बताना है कि किन किन वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता था। तो देखिए आंसर, मुगल काल में सड़कें और नदियां यातायात के मार्ग थे। मुगल साम्राज्य के सभी प्रमुख केंद्र सड़कों द्वारा जुड़े हुए थे। सड़कों पर सुरक्षा का प्रबंध था। यात्रियों के आराम के लिए सड़कों के किनारे छाया वाले पेड़, सराय, कुएं आदि बनाए जाते थे। सूरत मुगल काल की बंदरगाह थी। मुगल काल में विदेशी व्यापार में बहुत वृद्धि हुई। व्यापार एशिया तथा यूरोप के विभिन्न भागों में होता था। आयात की मुख्य वस्तुएं सोना, घोड़े, धातु, हाथी दांत, बहुमूल्य पत्थर, मखमल, इत्र आदि थी। निर्यात की वस्तुओं में सूती कपड़ा, काली मिर्च, मसाले आदि प्रमुख थे। मुगल शासकों ने साम्राज्य के अनेक प्रमुख नगरों में टकसालें खोली थी। तो इस तरीके से इसका आंसर कंप्लीट हो गया। लंबा थोड़ा सा है, पर आइए चर्चा करे से है तो थोड़ा सा लंबा रहेगा ही। इसे नोट कर लीजिए, इसे याद कर लीजिएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। बेसिकली आंसर यहीं से यहाँ तक बस है। ओके, ऊपर तो बस उसका भूमिका लिखा हुआ है, यहाँ से देखिए मुख्य जो वस्तुएं हैं नीचे बस है। इसे नोट कर लीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कहीं पर दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेक्शन में क्लियर कर दूंगा। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें, और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।